गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो सही आ रहा है? ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ असाइनमेंट्स मिला था करने के लिए। एक्सरसाइज 9.4 ही था, 9.4 कंप्लीट करने के लिए था। ठीक है, 9.3 तक डिस्कस हो गया था, 9.4 कंप्लीट करने के लिए मिला था। ठीक है, करते हैं एक्सरसाइज 9.4। बताओ इसमें किस नंबर में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में किसी क्वेश्चन में डाउट, 1 to 10। 9.4 में किसी क्वेश्चन में डाउट हो बताओ। 1 to 10 में किसी क्वेश्चन में डाउट, 1 to 10 में किसी क्वेश्चन में डाउट। 9.3 का 12। ठीक है, 9.4 का बताओ। 9.4 के 1 to 10 में किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को। 9.3 करते हैं अभी। 9.4 का बताओ। 9.4 का बताओ। 9.3 क्वेश्चन नंबर 12। y इक्वल टू एक्स। ठीक है, 9.4 में और किसी क्वेश्चन में डाउट 1 to 10 हो गया सबका। 10 to 15। 9.4 1 to 10, 10 to 15, 15 to 9.4 का 1 में क्या हो गया। और 1 के अलावा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट और किसी क्वेश्चन में कंप्लीट करने के लिए मिला था। 3 दिन का गैप भी था, बोला गया था आपको कि इसको कंप्लीट करके रखना है। 1 to 10, 10 to 15, 15 to 19, 19 to 23। 1 to 10 हो गया। 10 to 15 किसी क्वेश्चन में डाउट, 10 to 15, 15 to 19 और अप टू 23। अप टू 23 किसी क्वेश्चन में डाउट, अप टू 23। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो करते हैं। 9.3 का 12 नंबर देखो, y इक्वल टू एक्स हमें दिया हुआ है कि ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है और किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं पता। तो हमें सिंपली क्या करना है, जैसे पहले किया था वही सेम क्वेश्चन तो है कि एक एक इक्वेशन में पुट करते जाओ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, y डबल डैश है ना माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई। अब देखो y डबल डैश चाहिए तो यहां से y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और y डबल डैश कितना हो जाएगा, y डबल डैश भी 0 हो गया। तो y डबल डैश 0 पुट कर दिया, माइनस y डैश की वैल्यू 1 है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस y की वैल्यू कितनी है x है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया 0 के, और राइट हैंड साइड क्या है x के इक्वल है। तो ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब पहला जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से आपको हर एक केस में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट वाला जो है सी ऑप्शन में आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर सकते हो। क्लियर है विशाल? 9.3 का 12 हो गया।
ठीक है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 8, 12 समझ में आ गया सबको? 9.4 कंप्लीट करने के लिए मिला था, 9.3 में ही अभी डाउट चल रहा है। 9.3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो गया? ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। y इक्वल टू a e टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस बी एक्स ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। यहाँ पे तुमने डेरिवेटिव गलत लिया था। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ए ई टू द पावर एक्स। और नीता देखो तुमने गलती किया था, और यहाँ पे देखो b बाहर है और यहाँ पे दो है, एक x है और एक ये है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो e टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो ट्वाइस एक्स e टू द पावर ट्वाइस एक्स। समझ में आया? और y डबल डैश करोगे तो ये कितना दे देगा? 4a e टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस b, है ना, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो 2 टाइम्स e टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस यहाँ पे फिर से हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको कांस्टेंट रखा है, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा? 4x e टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस इसको कांस्टेंट रखा है, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 e टू द पावर ट्वाइस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। तीन इक्वेशन ए और बी को एलिमिनेट करके थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अरुणिता समझ में आया क्या गलती हो रहा था? 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी लास्ट क्लास में किया है। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट लेक्चर किसी ने देखा नहीं है क्या? फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट लेक्चर देखो, उसमें इस टाइप के लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम कराए थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकस ऑन द वाई एक्सिस एंड सेंटर एज द ओरिजिन, है ना। तो सिंपल सा जनरल कर्व क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है, वो किस पे डिपेंड करेगा? ए और बी की वैल्यू पे। तो ये किसके अलोंग बोल रहा है 8 में? फोकस ऑन द वाई एक्सिस, यानी बी की वैल्यू ए से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमें इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो 2 बार डिफरेंशिएट करो और 2 इक्वेशन फॉर्म होगा, है ना। तो उससे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इजिली दिखेगा। देखो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम पहला इक्वेशन मान लिया। दूसरे में इसको डिफरेंशिएट करो, 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। और इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ट्वाइस ए स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश। ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर पाओगे? अरुणिता क्लियर हुआ सारे क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया 9.3 का? 4, 8, 12 सारा डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं 9.4 पे। 9.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या? सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, लास्ट लेक्चर नहीं देखा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, प्रीवियस 2 लेक्चर देखो, वहां पे ये सब कुछ बताया गया था। हमें यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हम dy को डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। वेरिएबल सेपरेबल कैसे देखते हैं लास्ट क्लास में हमने सब कुछ डिस्कशन किया था। ठीक है, और दोनों तरफ बस हमें इंटीग्रेट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? y। इसका इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया था, नहीं होगा। क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, तो कॉस 2x कितना हो जाएगा?
2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। और अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया tan स्क्वायर एक्स। कर पाओगे सॉल्व अरुणिता? तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx। इसको बस आगे सॉल्व करना है आपको, आगे सॉल्व करो। इंटीग्रेशन सारा भूल गए, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का एप्लीकेशन है, तो हमें यहाँ पे दोनों चीजें समझना है। हाँ, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा इसलिए ठीक है करो। आंसर मैच नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिर से वही चीज मैंने फिर से तुम्हें बताया कि ये क्या एक तरीके से इंटीग्रेशन ही है। तो इंटीग्रेशन जब हमने किया था वहां पे भी मैंने यही चीजें आपको बताई थी कि आंसर मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, है कि नहीं। जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो ये चीज मैंने बताया था आपको, क्योंकि आपको बहुत सारे मेथड बताए गए हैं सॉल्व करने का। तो हो सकता है जो आंसर उसने कैलकुलेट करके निकाला हो बुक में, वो उसने कोई और मेथड यूज किया हो, और आप जो कर रहे हो वो कोई और मेथड यूज कर रहे हो, लेकिन दोनों आंसर क्या है, सही है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सॉल्व कर पा रहे हो इसका मतलब सही है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो दिखा देना मुझे, चेक कर दूंगा कि सही है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं 9.4, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 से आगे नहीं हुआ, ठीक है। लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लैंग्वेज में इक्वेशन दिया नहीं रहता है, हमें इक्वेशन खुद से फॉर्म करना होता है। तो देखो 18 में क्या बोल रहा है, 18 में जैसे जैसे वो बोलते जा रहा है उसको फिगर के थ्रू समझते जाओ, ठीक है, और एक एक पॉइंट बस लिखते जाओ। इस टाइप के लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम का करने का बस एक ही तरीका है कि जैसे जैसे वो बोल रहा है बस वैसे वैसे आप समझते जाओ। देखो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन ए कर्व। इसने कर्व नहीं बताया है ना, तो हमने एक जनरल कर्व इस टाइप से कुछ भी ड्रॉ कर लिया, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कर्व मान लिया। क्लियर है, यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अगर वो कर्व दे दे तो अलग बात है, कर्व नहीं देगा तो कुछ भी एक जनरल कर्व आप एज्यूम कर लो। तो यहां पे देखो इसने एक्स कॉमा वाई दे दिया, फर्स्ट जो कॉमा तक पार्ट था उतने पार्ट से मुझे कर्व में ये चीजें दिखाई पड़ी। उसके बाद बोल रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट दिस, ठीक है। एक पॉइंट कहीं पे -4,3 है, ठीक है, तो -4,3 मान लिया कि यहां कहीं पे है, ठीक है। कहीं भी एक पॉइंट मान लो, इधर कहीं मान लेते हैं, मान लो यहां पे कहीं पे 4,3 है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, तो इस पॉइंट पे हम स्लोप लिख सकते हैं कि नहीं, इस गिवन पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, एक्स कॉमा वाई पॉइंट पे, है ना। तो हमें ये चीज पता है कि जब भी हम कर्व डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है ना। तो जब भी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसने पॉइंट एक्स कॉमा वाई दे दिया है, और हमें कर्व का इक्वेशन भी पता है ये वाला, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, है कि नहीं। और ये चीज कहां पे होगा, एक्स कॉमा वाई पॉइंट पे, है ना। तो ये x का ही फंक्शन है, तो x कॉमा वाई पुट करोगे तो एफ डैश एक्स ही आएगा। यानी जो हमारे पास स्लोप आ गया किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, है ना। तो यही हमारा स्लोप कितना हो गया, एफ डैश एक्स। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये बोल रहा है कि स्लोप ये है। अब ये बोल रहा है स्लोप इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू दिस पॉइंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यही जो एक्स कॉमा वाई है, यही जनरल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब क्या होता है, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब लिख लो, पॉइंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन, ठीक है। पॉइंट ऑन दी कर्व, पॉइंट ऑन दी कर्व, ठीक है। कर्व का वो पॉइंट होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब ये है। तो इसने बोला कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो टेंजेंट स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कितना आ गया, एफ डैश एक्स। और ये स्लोप किसके इक्वल है,
इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस 4,3 को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप, तो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसका स्लोप क्या होगा? y माइनस 3, वो स्लोप कितना होगा? y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। समझ में आ रहा है? और ये जो स्लोप है वो इसका क्या है? 2 टाइम्स है। तो दोनों को इक्वेट करना होगा, तो क्या करेंगे? f डैश x इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 3 अपॉन x माइनस 4। ठीक है, और देखो f डैश y लिखा हुआ है और f डैश y किसके इक्वल है? dy बाई dx के इक्वल। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 3 अपॉन x माइनस 4। और देखो यहां से फिर क्या कर पाएंगे? वेरिएबल सेपरेबल हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल सेपरेबल यहां से हमें दिखाई दे रहा है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ और इसको सॉल्व करो। क्या लिखेंगे? dy बाई y माइनस 3 इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन x माइनस 4, है कि नहीं? सिंपली इंटीग्रेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। विशाल क्लियर हुआ? तो लैंग्वेज वाले जितने भी प्रॉब्लम है सब में हमें वही करना है कि एक एक लाइन पढ़ते जाओ और एक एक लाइन पढ़ते जाओ। -4,3 है, ठीक है, उसको चेंज कर लो जो भी पॉइंट है। ये -4, -3 है, ठीक है, तो यहां पे बस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लो। इक्वेशन पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस पॉइंट देख लेना कौन सा है। ठीक है, और ये जब सॉल्व करोगे तो क्या बोल रहा है कि जो कर्व है वो किससे पास कर रहा है? -2,1 से भी पास कर रहा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आएगा? ln y प्लस 3 इक्वल टू 2 टाइम्स ln x प्लस 4, है ना? और क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक c हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन हो गया, है कि नहीं? लेकिन हमें इसने क्या बोला है कि ये -2,1 से पास कर रहा है, यानी कि हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। यानी हमें यहां पे क्या दिया हुआ है? इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। याद है लास्ट क्लास में बताया था इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन यहां पे क्या है? x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 1, है ना? तो इस वैल्यू को आप यहां पे पुट करोगे तो यहां से आप c निकाल सकते हो, और c जब निकल जाएगा तो ये इक्वेशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, विशाल कर पाओगे, है ना? तो ये चीज बस ध्यान रखना है, लैंग्वेज वाले में बस ये प्रॉब्लम होता है कि आपको समझ नहीं आता ये क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, आपको करना क्या? सिंपली एक एक लाइन को आराम से पढ़ो, ठीक है, और उसको ग्राफ में शो करते जाओ। ठीक है, ग्राफ में उसको शो करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? काफी इजी हो जाएगा। ठीक ना? तो ये चीज ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन हो एक एक लाइन पढ़ो, ग्राफ में ड्रॉ करो, पॉइंट है तो पॉइंट को मार्क करो। इस टाइप से हर एक चीज को प्लॉट करते जाओगे, इक्वेशन आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 9.4 के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए कंप्लीट होगा। 3 दिन का टाइम मिला था, अभी तक फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। एटलीस्ट 14-15 तक तो कंप्लीट होना चाहिए था सबका, क्योंकि उसमें सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है हमें। और ये सारे इक्वेशन क्या है? वेरिएबल सेपरेबल का ही है ना? तो जब तक आप वेरिएबल सेपरेबल करना नहीं सीखोगे तब तक कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि हमें घूम के फिर इसी अप्रोच पे आना है ना? तो इसलिए ये चीज पहले पढ़ाया गया है कि ये हमारा बेसिक अप्रोच है। आप इस चीज को समझो कि वेरिएबल सेपरेबल से कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये 9.4 कंप्लीट होगा, जो क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करने का हमारे पास एक और तरीका होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और किसी को डाउट है किसी पार्ट में? वेरिएबल सेपरेबल में कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है,
तो आते हैं हम लोग होमोजीनियस पार्ट पे, ठीक है। तो होमोजीनियस पार्ट क्या बोलता है कि एक तो मेथड था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमें dy बाय 19, कौन से क्वेश्चन का, हिया कमल, किस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कौन सा, 9.4 क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। इफ द इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक स्फेरिकल शेप का बलून है, ठीक है। तो ये हमने एक स्फेरिकल शेप का बलून फॉर्म कर लिया, ठीक है, इस टाइप से ये स्फेरिकल शेप का है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि इस बलून का कुछ, ये किस रेट से चेंज हो रहा है, एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। एंड इनिशियली, हाँ, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शेप, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है ना। यानी वॉल्यूम का हम रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते हैं, dv बाई dt, है कि नहीं। याद है जब हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया था तो पहला हमने यही चीज बनाया था, dy बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, है कि नहीं, और dy बाई dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, याद है। और dx बाई dt अगर कहीं पे लिखा हुआ है और dy बाई dt कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ चेंज सिर्फ लिखा हुआ है इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो फिजिक्स में जो रेट ऑफ चेंज यूज होता है वो बाय डिफॉल्ट टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। यहां पे भी इसने बोला है कि स्फेरिकल चेंज इज इन्फ्लेटेड एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक ना। इसमें इसने किसके रिस्पेक्ट में है ये उसने नहीं बोला, ठीक है। तो हमने dv बाई dt इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, k, और k क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है ना। तो इसने हमसे स्टार्टिंग में यही बोला कि dv बाई dt क्या है, एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, तो हमने ये चीज लिख दिया। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। क्योंकि देखो हमें ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसने रिलेशन हमें किसके टर्म में दिया है, रेडियस और टाइम के टर्म में दिया है, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम को ये तो लिख दिया लेकिन हमारा इससे काम नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अगर इसने वॉल्यूम और टाइम में रिलेशन दिया होता तो हम इसी को लेके मूव करते, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है कि इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट। इनिशियली मतलब क्या हो गया, जब टाइम इक्वल टू 0, फिजिक्स में आपने ये किया होगा, इनिशियली कुछ दिया होता है तो हम t इक्वल टू 0 लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, और आफ्टर 3 सेकेंड यानी t इक्वल टू 3 पे रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रेडियस है 6, है ना। तो ये हमारा यहां पे क्या है, इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो हर एक लाइन को पढ़ पढ़ के आप जो कुछ इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो उन सब चीज को आप साइड में लिखते जाओ, ठीक है। तो dv बाई dt इक्वल टू k है, लेकिन हमें इससे काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें रेडियस और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। तो वॉल्यूम और रेडियस में हमें रिलेशन पता है ना। तो यहां से हम dv बाई dt निकाल सकते हैं कि नहीं। तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 r क्यूब से 3 कैंसिल हो जाएगा, चेक करना, r स्क्वायर dr बाई dt, चेक करना कि dv बाई dt की वैल्यू ये होती है कि नहीं। डिफरेंशिएट करना मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहां तक के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्टली इसको पुट कर दो। तो यहां पे dv बाई dt की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt इक्वल टू k कांस्टेंट, ठीक ना। अब देखो हमारा यहां पे
रेडियस और टाइम यहां पे अलग अलग हो चुका है, ठीक है। यहां पे देखो रेडियस dr/dt को अगर हम अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखे तो dr/dt को हम क्या लिख सकते हैं, dr/dt को हम क्या लिख सकते हैं, k/4πr², ठीक है। और यहां पे देखो हमारा फंक्शन क्या है, टाइम और रेडियस का फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पे हम वेरिएबल सेपरेबल यूज कर पाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे रेडियस और टाइम अलग अलग हो सकता है। देखो तो रेडियस को dr के पास लेके चले गए, ठीक है, और बाकी सारे टर्म को t के साथ हमने 4π/dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, r³/3 इक्वल टू k/4π इंटू टी, और एक आर्बिटरी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा c। क्लियर है। अब देखो इस वाले इक्वेशन में ये हमारा क्या हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले इक्वेशन में क्या बोल रहा है हमसे कि रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टाइम t, यानी रेडियस का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में हमसे ये मांग रहा है। तो हमने निकाल तो लिया, लेकिन अभी भी देखो हमारे पास अननोन क्या क्या है, एक कांस्टेंट k हमारे पास अननोन है और एक आर्बिटरी कांस्टेंट c अननोन है, ठीक है। दो अननोन है, और दो अननोन के लिए हमारे पास यहां पे दो रिलेशन दिया हुआ है। देखो t इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू 3, t इक्वल टू 3 पे r इक्वल टू 6, ठीक है। इन दोनों को यहां पे आप यूज करोगे इस वाले पार्ट में, तो आप यहां से k एंड c फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और k एंड c फाइंड हो जाएगा तो आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। यह कमल क्लियर है, क्लियर है। कैसे सॉल्व किया समझ में आ रहा है। क्लियर है सबका, कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम अपने होमोजीनियस वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है ना। तो इसको हम लिख रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें करना क्या है कि सिंपली आपको पहली चीज तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, पहले याद है आपको कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, डी इस वाले फॉर्मेट से, ठीक है। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख के दे, ठीक ना, हमें पहले स्टार्ट कहां से करना है, इसी पॉइंट से, ठीक है। आप उसको किसी तरीके से रीस्ट्रक्चर करके, ठीक ना, रीस्ट्रक्चर करने के बाद आप उसको इस वाले फॉर्मेट में लेके आओ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सिर्फ क्या होना चाहिए, dy/dx का टर्म होना चाहिए, ठीक है। और राइट हैंड साइड में बाकी सारे टर्म को आप लेके चले जाओ, ठीक ना। तो बाकी राइट हैंड साइड में जो चीज था उसको हम कैपिटल fxy बोल रहे थे, ठीक है। और जब हमने वेरिएबल सेपरेबल किया था तो वहां पे हमने इसी वाले पार्ट को चेक किया था, याद होगा आपको, है ना। तो इसी वाले पार्ट को जब हमने चेक किया था तो वहां से हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिराइव किया था, है ना। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या था कि यही अगर हमारे पास जो कैपिटल fxy है, ये अगर हमारे पास x और y इसका अलग अलग हो जाए, है ना, अलग अलग सेपरेट हो जाए। यहां पे वेरिएबल क्या था, x और y, है ना। तो यहां पे देखो एक टर्म हमारा कंप्लीटली x का है और एक टर्म हमारा कंप्लीटली y का है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको हमेशा वेरिएबल सेपरेबल दिखाई ही दे, ठीक है। लेकिन पहला अप्रोच हमारा यही होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप यही देखोगे कि क्या हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल अगर नहीं होगा तब हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे जिसे हम बोल रहे हैं होमोजीनियस पार्ट, ठीक है। और होमोजीनियस पार्ट में हमें करना क्या है उस चीज को अब हम समझते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन एम जो है वो सिर्फ इस राइट हैंड वाले पार्ट पे है, ठीक है।
तो जो हम चेक कर रहे हैं वो किसको चेक कर रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स वाई को चेक कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन हो सबसे पहले इस फॉर्मेट में बनाओ और कैपिटल एफ एक्स वाई पहले निकालने का ट्राई करो कि ये क्या है। अगर वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा तो इस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं होगा तो वो किस मेथड में, नेक्स्ट मेथड हमें क्या चेक करना है, होमोजीनियस वाला। ठीक है, अब होमोजीनियस जब चेक करेंगे तो हमें करना क्या है कि होमोजीनियस हम बोलते किसको हैं, पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस हम एक पॉइंट बना के डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन, जनरल डेफिनेशन है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, यहां पे डिग्री n है, n क्या है ये भी हम लोग करेंगे। डिग्री n इफ कैपिटल एफ, देखो ये कैपिटल एफ एक्स वाई है, इसमें हमें करना क्या है, x और y के जगह पे क्या पुट किया हमने, लैम्डा x एंड लैम्डा y। ठीक है, और लैम्डा x लैम्डा y पुट करने पे अगर हमारे पास लैम्डा टू द पावर n कैपिटल एफ एक्स वाई निकल के आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या अभी हम समझते हैं, पहले आप ये लिख लो। ठीक है, दिस फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, तो यहां तक हमें सब कुछ क्लियर है कि हम कैसे इसको होमोजीनियस है या नहीं हम चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबका। तो अब देखो कि इसका मतलब क्या होता है, हम पहले उसको समझने का ट्राई करते हैं कि इस डेफिनेशन में हमें चेक क्या करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सा भी होगा हम उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का स्टार्टिंग स्टेप्स है। इस स्टेप्स के बाद हमें चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल होगा तो हम वेरिएबल सेपरेबल में चले जाएंगे, लेकिन अगर वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं होता है तो हमें इसी पार्ट को चेक करना है। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स वाई को ही चेक करना है। ठीक है, तो ये कैपिटल एफ एक्स वाई कहां से मिलेगा आपको समझ में आ रहा है ना, यहां पे मैं डायरेक्टली कैपिटल एफ एक्स वाई लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमें करना क्या है सिंपली कि ये जो कैपिटल एफ एक्स वाई है इसमें x की जगह पे लैम्डा x से रिप्लेस करना है और y की जगह पे लैम्डा y से रिप्लेस करना है, दोनों को एक साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ रिप्लेस करोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। ठीक है, और ये कैपिटल एफ एक्स वाई इस टाइप का कुछ फंक्शन अगर हो सकता है जिसमें से लैम्डा कंप्लीटली इस फंक्शन से बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, और आपके पास अंदर में फिर से कैपिटल एफ एक्स वाई ओरिजिनल फंक्शन ही बचे। ठीक है, और लैम्डा की कोई पावर n बाहर के निकल के आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन अगर होता है तो हम कैपिटल एफ एक्स वाई इस वाले फंक्शन को एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n ये कहां से आए, ये लैम्डा की पावर जितनी होगी उतने ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, जितने ऑर्डर का जितना लैम्डा की पावर होगी उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये पावर n का मतलब n कहां से आ रहा है समझ में आ रहा है, ये चीज आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझने का, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास, देखो अभी मैं सिर्फ इस कैपिटल एफ एक्स वाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमें जो डिफरेंस होमोजीनियस चेक करना होता है वो इसी पार्ट को चेक करना होता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको कैसे फॉर्म करना है ये चीज हमें समझ में आना चाहिए।
ठीक है, एक बार ये फॉर्म हो गया तो मैं सिर्फ कैपिटल fxy का डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो मान लो कि हमारा कैपिटल fxy का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और कोई हमसे पूछता है कि ये बताओ कि क्या ये जो कैपिटल fxy लिखा हुआ है क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, सिंपली हमें जो कैपिटल fxy था हमें पहले ये कैलकुलेट करना है, x की जगह पे लैम्डा x रिप्लेस करेंगे और y की जगह पे लैम्डा y रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे लैम्डा x पुट कर दो, लैम्डा x का होल स्क्वायर, और जहां जहां पे y है वहां पे लैम्डा y पुट कर दो, तो ये x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एक्चुअली में क्या था, fxy ही था, है ना। तो ये देखो लैम्डा, यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा फंक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल fxy मिल गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ना, और होमोजीनियस है और इसका ऑर्डर कितना है, तो लैम्डा की पावर कितनी मिली है 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ये जो फंक्शन, ये जो कैपिटल fxy दिया हुआ है ये हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर का, है ना। समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है। ठीक है, तो अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले सीख रहे हैं कि होमोजीनियस है या नहीं, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ खुद से, अगर मैं ये ले रहा हूं, चेक करके बताओ कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। और अगर होमोजीनियस है तो ऑर्डर कितने ऑर्डर का होमोजीनियस है। ठीक है, क्या अप्रोच हमें करना है वो चीज आपको पता है, करके बताओ होमोजीनियस होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकंड से स्टार्ट करके बताओ। सेकंड से स्टार्ट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 होमोजीनियस होगा या नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 होमोजीनियस होगा या नहीं, होगा ऑर्डर 3 का। समझ में आ रहा है सबको, कैसे चेक करना है समझ में आ रहा है, x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट करोगे तो लैम्डा क्यूब सबसे कॉमन आ जाएगा और जो बचेगा वो ओरिजिनल फंक्शन ही होगा, है ना। तो ये क्या है, होमोजीनियस है और ऑर्डर 3 का होमोजीनियस है। सेकंड वाला बताओ होमोजीनियस होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो ऑर्डर कितना होगा, चेक करके बताओ। सबको समझ में आ रहा है, तो ये पहला स्टेप है होमोजीनियस चेक करने का। तो सबसे पहली चीज, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हमें यह पता देखना है कि वो वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। अगर वेरिएबल सेपरेबल से काम चल जाए तो अच्छी बात है, काम नहीं चलेगा तो हम होमोजीनियस पार्ट पे आएंगे, और होमोजीनियस है या नहीं कैसे चेक करना है वो मेथड हमने सीख लिया है। ठीक है, तो हम इसी चीज को अभी देख रहे हैं कि पहले हमें होमोजीनियस कैसे होता है वो चीज एक बार समझ में आ जाए, ठीक है, तो फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड का बताओ होमोजीनियस है या नहीं है, सॉरी सेकंड हो गया। थर्ड का बताओ होमोजीनियस है या नहीं है, थर्ड वाला होमोजीनियस होगा या नहीं होगा, क्यों थर्ड क्यों नहीं होगा, देखो x की जगह पे लैम्डा x पुट करोगे, y की जगह पे लैम्डा y पुट करोगे, तो x की जगह पे लैम्डा x पुट किया हमने, है ना, तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं लैम्डा x लैम्डा y, ठीक ना। तो जहां जहां पे हमारे पास लैम्डा x है वहां पे हम, जहां पे x है वहां पे लैम्डा x पुट करेंगे और जहां पे y है लैम्डा y पुट करेंगे। तो देखो y की जगह पे लैम्डा y पुट किया,
x की जगह पे लैम्डा x पुट किया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, क्या मिला, फिर से ओरिजिनल फंक्शन मिला कि नहीं, यानी लैम्डा की कितनी पावर मिल रही है, 0। तो लैम्डा की पावर 0 पॉसिबल नहीं है। ये भी क्या है, होमोजीनियस है, ऑर्डर कितना होगा, होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, हमें ओरिजिनल फंक्शन फिर से मिल जाना चाहिए वापस किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन होमोजीनियस है। ठीक है, लैम्डा की पावर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पे लैम्डा की पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का क्लियर है सबको। तो लैम्डा की पावर 0 भी पॉसिबल है, तो ये 0 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक ना, ये 0 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो थर्ड वाले को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर डिफरेंशियल, सॉरी 0 ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, फोर्थ का बताओ क्या होगा, फोर्थ होगा या नहीं, फोर्थ बाकी लोग सॉल्व नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का सॉल्व नहीं हो रहा है क्या, किसी को डाउट है कैसे चेक करना होता है, फोर्थ नहीं है, सही बात, फोर्थ सबको समझ में आ रहा है। फोर्थ क्या है, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस के एंगल में लैम्डा है, तो उस लैम्डा को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, तो ये क्या है, नॉट होमोजीनियस। ठीक है, फिफ्थ का बताओ, अगर होमोजीनियस है तो किस ऑर्डर का है, और अगर नहीं है तो वो बताओ। फिफ्थ सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का बताओ, सॉरी फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ भी क्या है हमारे पास, होमोजीनियस है, दिख रहा है, फिफ्थ भी क्या है हमारे पास, होमोजीनियस है। क्लियर है सबका, फिफ्थ भी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, और ये 0 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, सिक्स्थ चेक करो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy चेक करो, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, सिक्स्थ का बताओ। ठीक है, तो इन सब चीज से फायदा क्या होगा कि आपका ये प्रैक्टिस हो गया, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के बता पाओगे कि ये होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आप जो हमारा मेथड है उसमें आप जल्दी स्विच कर सकते हो, है कि नहीं, आपको तुरंत इक्वेशन देख के आप बता पाओगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है ना। तो सिक्स्थ क्या है, नॉट होमोजीनियस। ठीक है, चेक करो होमोजीनियस कैसे हम चेक करते हैं, कैसे बता पाते हैं, है ना। तो हमें ये सब चीजें तुरंत दिखाई पड़नी चाहिए कि ये हमारा होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है,
7th का बताओ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी लोग, विशाल, अरुणिता, जेरिफा, किसी को डाउट हो रहा है किसी पार्ट में? 7th का बताओ, होमोजीनियस होगा या नहीं होगा? होमोजीनियस होगा या नहीं होगा? ठीक है, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस जो हमारा डेफिनेशन है हम उस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सेवेंथ का बताओ, 7th का बताओ। 7th ऑर्डर 1 का है, दिख रहा है ना? तो यहां पे लैम्डा की पावर 1 आपके पास आएगी, तो ये भी क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, 8th का चेक करो जल्दी से, 8th का चेक करके बताओ। 8th का चेक करके बताओ। एट्थ का चेक करके बताओ जल्दी से। सेवेंथ क्लियर हो गया सबका? 8th में बताओ, 8th भी क्या है? 8th भी होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, ये ऑर्डर 0 का डिफरेंस होमोजीनियस इक्वेशन है। क्वेश्चन 9, बाकी लोग किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है? विशाल, अरुणिता, जेरिफा, बस चेक ही तो करना है। एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। 9th का ऑर्डर 0, 9th भी क्या है? 9th भी क्या है हमारा? होमोजीनियस फंक्शन है और ऑर्डर 0 का है। ठीक है, और 10th भी चेक करोगे, ये भी क्या है? ऑर्डर 0 का आ रहा है, चेक करो। ठीक है, तो इतने प्रैक्टिस के बाद आप ये चीज देख पाओगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। ये चीजें चेक करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? जब आप क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे आप ये चीजें तुरंत देख के बता पाओगे, है ना, कि आपका जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला है। क्लियर है? तो ये चीज हमने बस ये सीखा कि डिफरेंशियल जो हमारा फंक्शन है वो होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा इक्वेशन है, तो देखो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इस तरीके से होगा, कैपिटल एफ एक्स वाई से, है कि नहीं? और इस वाले पार्ट को हम चेक करेंगे फर्स्ट मेथड से कि अगर कैपिटल एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ एक्स इंटू जी वाई में सेपरेट हो सकता है तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बार बार मैं हर एक मेथड आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको स्टेप्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो कि हमें जब भी इक्वेशन हो तो हमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेप है। ये मैं इस फॉर्मेट में पहले आप कन्वर्ट कर लो और उसके बाद इस कैपिटल एफ एक्स वाई को चेक करो कि अगर ये अलग अलग हो जा रहा है तो हम वेरिएबल सेपरेबल से यूज करेंगे। अगर ये वेरिएबल सेपरेबल से यूज नहीं हो पा रहा है तो हम सेकेंड वाले पार्ट पे आएंगे, होमोजीनियस पार्ट पे। ठीक है, और होमोजीनियस कैसे चेक करना है आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने होमोजीनियस में बहुत सारे ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन देखे। ठीक है, होमोजीनियस में जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 0 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स वाई का जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, होमोजीनियस में भी हमें सारे टाइप के होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस मैंने आपको मेथड बता दिया कि होमोजीनियस चेक करने का। लेकिन जब भी आप
x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट करोगे तो सिर्फ हमें इसी फॉर्मेट का फंक्शन को देखना है, ठीक है। और इसी वाले फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अगर लैम्डा की पावर 1 2 3 या कुछ और ऑर्डर का आता है तो उस ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। जो सिलेबस में हमारे पास है वो किस ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ओनली, ठीक है। तो बस हमें जीरो ऑर्डर के होमोजीनियस फंक्शन का ही इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस जीरो ऑर्डर के होमोजीनियस फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जानबूझ के ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट नहीं कराया है, ठीक है, ताकि जिसका 9.4 में क्वेश्चन बाकी है वो सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो एक दिन और का टाइम है, 9.4 के जितने क्वेश्चंस बाकी हैं आपके उन सारे क्वेश्चंस को आप क्लियर करो, ठीक है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जो मेन उसमें है हमारा लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन को करो। कोई डाउट आता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और होमोजीनियस कैसे चेक करना है वो आप सीख चुके हो। नेक्स्ट क्लास में हम जीरो ऑर्डर के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना डायरेक्टली सीखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये मेथड भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो हमें इसलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड के सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास कुछ नया होमवर्क नहीं है, बस एक्सरसाइज 9.4 ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा 9.3 में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, 9.2 और 9.1 के कोई क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप आगे के क्लास में डाउट सेशन में ये चीजें पूछ सकते हो। इसके अलावा आपका एरिया का जो शीट था, ठीक है, एरिया के चैप्टर 8 के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से लेके मिसलेनियस तक और एरिया का एक शीट मिला था, ठीक है। इन सब में कोई डाउट हो तो ये चीज भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि जो सैटरडे आ रहा है आपका, ठीक है, सैटरडे को हमारा टेस्ट होगा एरिया वाले चैप्टर का, ठीक है। तभी 5-6 दिन का टाइम है आपके पास। सैटरडे को टेस्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, और यही वाला कौन सा था, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये वही वाला पार्ट है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा, उसको कंप्लीट करना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना है, ठीक है। तो सैटरडे को हमारा ये टेस्ट होगा एरिया वाले का, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आप इसमें कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, और लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा हैं हर एक चैप्टर में, बस इसलिए कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके सीख जाओ कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्योंकि 4 मार्क्स से लेके 6 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से रहता ही है। तो इंटीग्रेशन पे आपका 3 से 4 चैप्टर बेस्ड है, ठीक ना। तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से अगर आपका क्लियर है तो आप उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट कर पाओगे और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, तब तक आप ये सारे एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट करो। क्वेश्चन होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे और एरिया वाला पार्ट रिवाइज करते रहो, ठीक है। और कोई डाउट हो, किसमें पीछे चल रहे हो विशाल? 3 दिन का टाइम इसलिए तो मिला था कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर पाओ, टाइम निकाल के कंप्लीट कर पाओ। विशाल किस पार्ट में पीछे चल रहे हो, एरिया में या इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में? टाइम निकाल के इसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ये इसके लिए आपको फिर से टाइम मिलेगा, जब हम लोग 9.5 पे आएंगे तो 9.5 में भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो सब भी एक दिन में कवर नहीं होगा, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी हम लोग टाइम देंगे कुछ, ठीक है। उसके पहले बाद का जो पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम लोग एग्जाम के बाद करेंगे, तो एग्जाम से पहले हमें 9.5 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस वीक का टाइम है हमारे पास, तो 9.4 अच्छे से कंप्लीट करो और पीछे वाला पार्ट भी रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग, कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना हमसे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बाय।